दिस इज उस्मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको मुखवा में पाचन, आमाशय में पाचन पढ़ा चुके हैं, यानी कि 3rd टॉपिक तक हम कवर करा चुके हैं। अब आगे देखेंगे हम 4 टॉपिक से पढ़ेंगे। 4 टॉपिक में यहाँ हम छोटी आंत में पाचन है हेडिंग डाल लेंगे। आप छोटी आंत में कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ग्रैडी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 3। सबसे पहले हम ग्रैडी में पाचन पढ़ेंगे। जेजुनम में पाचन नहीं होता है, सिर्फ 2 जगह होता है, ग्रैडी और इलियम में। तो ग्रैडी या ड्यूडेनम में पाचन देखेंगे। ग्रैडी जो होती है वो सी शेप की होती है। ग्रैडी के अंदर जो होता है, छोटी आंत का पहला भाग है ये ग्रैडी। इसमें एक ट्यूब आगे खुलती है, सामान्य पित्त वाहिनी, जो कि पित्त रस और अग्न्याशयी रस को लेके आती है छोटी आंत के ग्रैडी में। ठीक है, तो पित्त रस कहाँ से आता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत से आता है। और अग्न्याशय कहाँ से आता है? हमारी शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि जो होती है वो अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आता है। पित्त रस क्या होता है? पित्त रस में भोजन को पचाने के लिए कोई भी एंजाइम यानी कि विकर, इसको ऑकर नहीं कहते हैं, ठीक है, विकर नहीं होता है। कोई भी एंजाइम्स नहीं होते भोजन के पाचन के लिए, लेकिन लवण होते हैं जो कि भोजन को माध्यम को क्षारी बनाते हैं। और पित्त रस क्या करता है? हमारे भोजन के सबसे जटिल अवयव वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, और ये भोजन के माध्यम को क्षारी बना देता है। आमाशय में अम्ल स्रावित होता है, जिससे हमारा भोजन का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ छोटी आंत में कैसा हो जाता है? क्षारी हो जाता है। और अग्न्याशयी रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ये 3 एंजाइम मेन है। ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन होगा, इसको सही कर लीजिएगा। क्या होगा? एमाइलोप्सिन, ये देखिए यहाँ सही लिखा है, ठीक। और स्टेप्सिन, क्या होगा? स्टेप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। एमाइलोप्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में सहायक होता है। स्टेप्सिन किसके? फैट के। ओके, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखेंगे इलियम में पाचन, है ना, मतलब दूसरे भाग में तो होता नहीं जेजुनम में। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ग्रैडी, जेजुनम, इलियम। ग्रैडी और इलियम में तो होता है पाचन, लेकिन जेजुनम में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। इलियम में आंतरिक ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। और कौन से एंजाइम्स होते हैं? एरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज। एरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज। अगर जिसने इससे पहले वाली डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, तो आपको ये और अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज़ ना समझ में नहीं आएगा सही से। उसके बाद देखेंगे ये एंजाइम होते हैं, इरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज। इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है, माल्टेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, और लाइपेज फैट के। इस तरह से यहाँ पे इलियम में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। और पाचन की क्रिया जब पूरी हो जाती है तो उसका अवशोषण होना ज़रूरी है। हर एक सेल में अवशोषित होना, है ना, जो खाद्य पदार्थ है। इलियम में रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर आंत के अवशोषण तल को अधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं। इस प्रकार पचे हुए भोजन आसानी से अवशोषण में सहायक हो जाते हैं ना। जो पचा हुआ भोजन होता है वो आसानी से अवशोषित हो जाता है। तो एरेप्सिन ये बता चुके हैं, एरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। माल्टेज होगा, ये सही करिएगा, यहाँ सही है, ठीक है। माल्टेज जो होता है वो किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज होगा ये वाला, ठीक है, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, जैसे देखिएगा। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। फिर आगे देखेंगे, देखिए, क्योंकि अब इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पूरे उसकी यूनिट में चेंज कर देता है, एमिनो अम्ल में। अब इससे सबसे सरल रूप है इसका, है ना। तो सबसे सरल रूप में चेंज होना ही क्या है? डाइजेशन है, पाचन है ना। भोजन का उसके सबसे सरल रूप में चेंज होना क्या है? पाचन। माल्टेज एंजाइम क्या करता है? माल्टोज को, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और लाइपेज क्या करता है? वसा को उसकी इकाई वसीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल में कर देता है। इस तरह से डाइजेशन पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद वो होता है अवशोषण होता है छोटी आंत में ही ना, रसांकुर के द्वारा। फिर देखेंगे आगे टॉपिक 5, बड़ी आंत के बारे में दिया है। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। कितने भाग होते हैं? 3। कॉलन, रेक्टम, सीकम, ठीक है। लिखा छोटी आंत से भोजन कॉलन में आता है। कॉलन में क्या होता है? मेनली जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण। और इसके पश्चात जो अपचित और अनवशोषित भोजन होता है वो रेक्टम कलेक्ट हो जाता है। और रेक्टम जो होता है उसकी पेशियाँ संकुचनशील होती हैं, जिसमें फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है, जिससे
अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है या अनअपचित जो होता है ना, जो अपचित जो पच नहीं पाता या अनअवशोषित जो अवशोषित नहीं हो पाता, वो शरीर से समय समय पर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद सीकम में उंगली के आकार की संरचना जुड़ी होती है। ये जो तीसरा ये भाग दिखा है ना, छोटी आती है 3 भाग होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम, है ना। तो सीकम में एक उंगली के आकार की संरचना जुड़ी होती है, जिसे क्रमनिरूपी परिशेषिका कहते हैं। ये एक ओसेशी अंग है। ओसेशी अंग का मतलब है, मतलब कोई हमारी बॉडी में इसका काम नहीं है इस ऑर्गन का। ठीक है, बेकार है, फंक्शनलेस है, कोई फंक्शन नहीं है। फिर आया आप हमारी, तो देखेंगे यहाँ हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में, यानी कि यहाँ पे यकृत के बारे में। लेकिन पहले देख लेंगे मानव शरीर में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं, कितनी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, यकृत, अग्न्याशय, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, आंतरिक ग्रंथि, 5 प्रकार की ना पाचक ग्रंथियाँ। उसके बाद देखेंगे ये इन सभी में सबसे बड़ी कौन सी है, यकृत, बता चुके हैं। यकृत जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, रेडिश येलो होती है, एब्डोमिनल में प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसके बाद ये इसमें पित्तरस बनता है। ठीक है, पित्तरस कहाँ बनता है, बहुत से बच्चे लिख देते हैं पित्तरस कहाँ बनता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है यकृत में, पित्ताशय में, तो पित्ताशय लिख देते हैं। लेकिन पित्ताशय उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, पित्ताशय क्या करता है, पित्तरस को कलेक्शन का काम करता है। लेकिन पित्तरस बनता कहाँ है, यकृत में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत में। और ये पित्तरस क्या करता है, भोजन के माध्यम को क्षारी बना देता है। ठीक है, और यकृत के अंदर जो है रुधिर को जमने से रोकने के लिए एक जो है पदार्थ होता है जिससे बनता है, स्रावित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हिपैरिन। क्या बोलते हैं, हिपैरिन। और जैसे शरीर में कहीं चोट लग गई, ब्लड जो होता है बहने लगता है, तो उस टाइम जो होता है रुधिर को जमाना, यानी कि रुधिर का थक्का जमाने के लिए इसमें ये विशेष प्रकार के 2 पदार्थ स्रावित होते हैं यकृत में, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। इसके बाद देखेंगे शरीर के अंदर जो अत्यंत जहरीला पदार्थ अमोनिया होता है, अमोनिया बन जाता है उसको, वो अमोनिया बहुत हमारे लिए पॉइजनस होता है, उसको यकृत क्या कर देता है, यूरिया में चेंज कर देता है। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बाकी इसका स्ट्रक्चर भी बना लेंगे आप, देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बाकी उसमें भी देख लेंगे आप बुक में क्लियरली। ठीक है, अब देखेंगे दांत के बारे में। दांत जो होते हैं हमारे डेंटिन प्रोटीन के बने होते हैं, इनेमल की लेयर होती है, इसमें चमकदार होते हैं, इनेमल की लेयर की वजह से कठोर होते हैं ना। दांतों के अंदर जो गुहा होती है उसे पल्प गुहा कहते हैं। ठीक, ये सब आप पढ़ लेंगे। उसके बाद मेन आपको ये देखना है, दांतों की विशेषताएं पूछता है ना, तो आप बता देंगे मानव के दांत कैसे होते हैं। गर्तदंती मतलब आपको नहीं समझाना, लेकिन आप समझ लीजिए गर्तदंती, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। मानव के दांत कैसे होते हैं, गर्तदंती मतलब दांत जो होते हैं हमारे मसूड़ों में धसे होते हैं। विषम दंती, पी नहीं है, पानी है, वाह है। विषम दंती मतलब अलग अलग प्रकार के दांत, जो सारे एक जैसे नहीं होते, 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। उसके बाद द्विबार दंती मतलब पूरे जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। ठीक, इनकी संख्या क्या, 8, 4, 8, 12। कृंतक 8 है, रदनक 4 है, अग्रचौड़क कितना होता है, 8, 4, 8, ये 8 होगा, कितना होगा 8, और ये 12 चौड़क। तो इसका आता है डेंटल फॉर्मूला, मतलब बच्चों दूध के दांतों के लिए, या फिर स्थायी और अस्थायी दांत। स्थायी मतलब वो परमानेंट टीथ के लिए बड़ों में जो होते हैं, और अस्थायी मतलब दूध के दांत बच्चों के लिए। अगर स्थायी दांतों के लिए पूछेगा तो हम ये डेंटल फॉर्मूला बनाएंगे। डेंटल फॉर्मूला कैसा बनता है, देखो कृंतक को इंसीजर कहते हैं, तो ये स्पेलिंग सही नहीं है, इसको सही करना। ठीक है, कृंतक देखिए इंसीजर से क्या लिया गया, आई कैनाइन से सी। प्रीमोलर होता कहते हैं अग्रचौड़क, और मोलर किसे कहते हैं, चौड़क को। तो इस तरह से ये इसको ये दिया गया, डिनोट किया गया, कैसे आपको समझ में आ गया। ठीक, तो आई लिख लिया, सी, पी, एम और एम। तो आई देखो जो हमारे में क्या होता है, कृंतक होता है वो 8 होता है, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। तो ऊपर वाले का भी आधा करो, नीचे वाले का भी आधा, तो 2/2। उसी तरह जो रदनक होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 4, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले में, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1। और पीएम
यानी कि प्रीमोलर्स भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, इस तरह से हो गया। फिर मोलर कितने होते हैं, 12 होते हैं टोटल, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3। ठीक, आगे बात समझ में। तो ऊपर जोड़ेंगे तो 8, नीचे जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, तो इसमें आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। जैसे ये m लिखा है, m के बाद में लिखा है 3/3, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 8/8 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। आगे बात समझ में, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप। उसी तरह जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत में क्या है कि देखो इंसीजर सेम है, वैसे ही जैसे इसमें बनाया वैसे इसमें नंबर सेम होते हैं, इसलिए कैनाइन मतलब रदनक, इसके भी संख्या सेम होती 4। तो 2 ऊपर 2 नीचे, आधा आधा हो गया 1। प्रीमोलर्स होते नहीं तो 0/0। और मोलर जो होते हैं वो बड़ों में 12 होते हैं लेकिन छोटों में 8 होते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे 2, तो 4 का आधा करोगे 2, 4 का आधा करोगे 2, फिर ऊपर वालों को जोड़ोगे 5, नीचे वालों को जोड़ोगे 5। तो क्या हो जाएगा 5/5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। ठीक, 20 ये कितने हो जाएंगे 28 नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे इनका काम क्या होता है। कृंतक क्या करता है, भोजन को कुतरने का काम करता है। रदनक चीरने फाड़ने का काम करता है। अगर चौड़क और चौड़क क्या करता है, चबाने और पीसने का काम करता है। फिर देखिए अग्न्याशय जो है हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण पाचक, कर लीजिएगा इसको, पाचक ग्रंथि है। ठीक है, यह अमाशय और ग्रहणी के बीच में होती है। कहाँ होती है, अमाशय और ग्रहणी के बीच में। हम आपको दिखा देते हैं एक मिनट। ठीक है, ये देखिए ये है अमाशय, ये क्या है अमाशय है, और ये क्या है ग्रहणी। ये देखिए ग्रहणी है ना। इन दोनों के बीच में क्या है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती के आकार का। इसे क्या कहते हैं, अग्न्याशय। ठीक, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है अग्न्याशय का। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्रीम कलर की होती है, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसमें बहिश्रावी ग्रंथि भी होती है, अंतःश्रावी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए देखिए, तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ना, अनुप्रस्थ काट। तो इसमें बाह्यश्रावी ग्रंथि भी, अंतःश्रावी ग्रंथि भी। जो इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं वो अंतःश्रावी ग्रंथि की तरह काम करती हैं, और ये जो है वो बहिश्रावी ग्रंथि की तरह काम करती हैं। ठीक है, और इसमें और क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ, संयोजी ऊतक। ठीक, क्लियर हो गई बात। यहाँ उसके बाद देखेंगे आगे। अब आपको हमने बताया कि जो अग्न्याशय होता है वो मिश्रित ग्रंथि है, मतलब उसमें अंतःश्रावी ग्रंथि भी है, बहिश्रावी ग्रंथि भी है। अंतःश्रावी ग्रंथि क्या, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती हैं उसमें, या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अंतःश्रावी ग्रंथि की तरह काम करती हैं। और ये हार्मोन को स्रावित करती है, और हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का नियमन करता है, या ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन रखता है, बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो ये हार्मोन हमारी ब्लड में ग्लूकोज या शुगर के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिससे डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, और जो इसकी बहिश्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो अभी अग्न्याशयी रस में, क्या अग्न्याशय में कौन कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन, अमाइलोप्सिन और स्टिएप्सिन। ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का, और ये फैट का। ठीक है, अब आया टॉपिक 8। क्या आया, टॉपिक 8। टॉपिक 8 में हम देखेंगे ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ हम पूरा नहीं बताएंगे, आपको पूरा बता चुके हैं। जैसे इससे पहले ना मुगुहा में पाचन, अमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन। हमारे आहार नाल में केवल 3 जगह पाचन की क्रिया होती है, बाकी सब रास्ते की तरह काम करते हैं ना, बता चुके हैं आपको। तो आप थोड़ा थोड़ा इंट्रो देना है इसमें, मेन आपको डायग्राम बनाना है। तो इंट्रो में हम आपको बता रहे हैं कैसे। अब जो आप पाचन क्रिया पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, मुगुहा वाली लिख सकते हैं ना,
उसके बाद आमाशय वाली बाकी जो बीच के रास्ते के काम कर रहे हैं उसके बारे में इंट्रो आपको दे देंगे अभी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मुगुहाम पाचन, तो मुगुहाम पाचन हम आपको बता चुके हैं, तो मतलब हम यहाँ मुगुहाम पाचन नहीं लिखेंगे। पहला भाग क्या होता है, मुगुहा होता है, ठीक है, जहाँ से पाचन शुरू होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बता देंगे। यहाँ पे जो होता है भोजन का पाचन मुगुहा से प्रारंभ होता है, इसका पिछला भाग ग्रसनी होती है, और मुगुहा में जीभ, दांत और लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियों में एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, ट्रिप्सिन, वो कौन सा एंजाइम, वाला टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक, ये बता देंगे इतना। ये हो जाएगी फर्स्ट हेडिंग आपकी, ऐसे डालिएगा आप, ठीक है, इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट हेडिंग ये डाल दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा लिखिएगा। फिर दांतों के बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा, जैसे अभी बताया कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक। फिर आया ग्रसनी। ग्रसनी जो है ये मुगुहा का पश्च भाग होता है, ठीक है, मुगुहा का पश्च भाग ग्रसनी होता है। ये तो इंट्रो के लिए, मतलब इसमें तो इंट्रोडक्शन डालना है, सिर्फ इसमें सेशन होता नहीं है, सिर्फ रास्ते की तरह काम करती है। ग्रसनी निगल द्वार द्वारा ग्रास नाल में तथा घंटी द्वार द्वारा श्वास नाल में खुलता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आया ग्रास नाल। ग्रास नाल जो होती है यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय, सही कर लीजिएगा इसको, नलिका होती है ना, या आमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है, आमाशय में। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, और इसकी दीवार मोटी और पेशी होती है, ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे आप, तो बस इतना इतना लिख देंगे थोड़ा थोड़ा। फिर आया आमाशय। आमाशय के बारे में आप यहाँ से चाइना लिखिए, वाला लिख लीजिए, डाइजेशन वाला। आमाशय में पाचन जो बताया था कि इसमें जठर ग्रंथियाँ होती है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, और HCl एसिड सिक्रीट होता है जो कि भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। ये सब बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हेडिंग ये हो जाएगी आपकी, है ना, फर्स्ट सेकेंड, और ये थर्ड ये थी, थर्ड देखो, फर्स्ट मुगुहा, सेकेंड ग्रसनी, थर्ड ग्रास नली, फोर्थ क्या हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा, ठीक है। अब छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में अब ऐसे आपने डालिएगा, इसमें भाग डले हुए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अब चौथी हेडिंग डालेंगे छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग लगेंगे। तो छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। आप थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक, जैसे अभी आपको पाचन की क्रिया में समझाया था। तो ये आप फिर उसके बाद आ जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 3, सीकम, कॉलन, रेक्टम। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आप, ठीक है। तो अब आप डायग्राम देख लीजिए तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, तो कैसे बनना है ना। देखिए थोड़ा सा छोटा, देखिए ये मनुष्य की आहार नाल है। मनुष्य की आहार नाल सबसे पहले कहाँ, ये मुगुहा है, ठीक है। मुगुहा में क्या होता है, देखिए जीभ है, दांत है, लार ग्रंथियाँ हैं, और इस मुगुहा का जो पिछला भाग है इसे ग्रसनी कहा। और ग्रसनी जो है जो ये देखिए गुहा के रूप में खुल रही है थोड़ी, इसे क्या बोलते हैं, जो ग्रसनी और आगे जो थोड़ी बड़ी गुहा के रूप में खुलती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रास नली, है ना। अभी पढ़ा था ना सक्रिय गुहा की, ये देखिए यहाँ थोड़ी सक्रिय हो गई है। तो यहाँ देखिए ये ग्रास नली है, क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली एक बहुत बड़ी गुहिका में खुलती है जिसे क्या कहते हैं, आमाशय, ठीक। तो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ सब पहले ना, डायग्राम आप समझ लीजिए। ये क्या है, आमाशय की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है, यकृत। देखो ये आमाशय की धसाइड है। फिर उसके बाद ये देखिए ये आया अग्न्याशय। ये क्या है, अग्न्याशय। ये कहाँ है, आमाशय और ग्रहणी के बीच में है, ठीक। फिर ये देखिए छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट हो गई है। छोटी आंत जो होती है यहाँ, छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट हो गई है, अब ये पूरी फैल के यहाँ तक गई है। तो छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है, लेकिन इसको हमारे मतलब आहार नाल की सबसे बड़ी जो वो होती है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत। लेकिन इसका नाम छोटी आंत, इसकी लंबाई तो ज़्यादा होती है लेकिन चौड़ाई कम होती है। चौड़ाई देखिए बड़ी आंत की ज़्यादा है, डायमीटर, इसलिए इसको बड़ी आंत कह दिया। ये इसके चारों तरफ जो है ये क्या है, बड़ी आंत है, और ये अंदर जो है वो छोटी आंत है, ठीक है। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग देखो कौन के, ग्रहणी और जे मध्यांत्र, या इसे जेजुनम बोलते हैं, शेषांत्र मतलब यानी कि इलियम। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आपको बताया था कि बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कॉलन और रेक्टम। ये कॉलन है, ठीक है, देखिए ये कॉलन है। उसके बाद ये सीकम है, ठीक, और ये क्या है, रेक्टम या मलाशय ये, ठीक। और ये गुदा द्वार है जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। और देखिए आपको बताया था सीकम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है,
उंगली के समान संरचना जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, तो हमारी बड़ी आंत के सीकम से जुड़ी होती है। देखिए उंगली के समान संरचना, इसे क्या बोलते हैं, कृमि रूपी परिशेषिका। क्लियर हो गई बात। अब आपको ये जो है इसके चैप्टर के टॉपिक और मॉडल पेपर सॉल्व कर लेने हैं। अगले जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें पूरा उसके बारे में मैच करा देंगे और वर्क कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दैट्स ऑल।